हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो आज हम समझेंगे हीट कैपेसिटी क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो कि है हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम C के साथ डिनोट करते हैं और वो हमारा बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 के। और T2 माइनस T1 के जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा T, जो कि चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of the system through 1 डिग्री सेल्सियस। जो हीट कैपेसिटी होता है किसी सिस्टम का, वो जो है अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमें चाहिए सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए। सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उस सिस्टम के टेम्परेचर को जो हीट हमें चाहिए उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और हीट कैपेसिटी को हम डेल्टा Q अपॉन dt के साथ भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो T से T प्लस dt में चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, रेज हुआ है। ठीक है, ये जो हीट कैपेसिटीज है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, लिखेंगे हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम C सबस्क्रिप्ट V के साथ डिनोट करेंगे। और दूसरा है हमारा हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर, और उसको हम डिनोट करेंगे C सबस्क्रिप्ट P के साथ, जहां पर P रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर को और C रिप्रेजेंट कर रहा है हीट कैपेसिटी को। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मुताबिक जो हमारा डेल्टा Q है वो dE प्लस पी डी वी के बराबर होता है। इंटरनल एनर्जी डेल्टा Q माइनस पी डी वी के बराबर है ना, उसको आगे पीछे करेंगे तो जो हमारा डेल्टा Q है वो dE प्लस पी डी वी के बराबर होगा। ये जो ऊपर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है उसमें डेल्टा Q के जगह पर ये वाला वैल्यू हमें पुट करना होगा। ठीक है, dE प्लस पी डी वी हमें पुट करना होगा। तो हम पुट करेंगे dE प्लस पी डी वी को डिवाइडेड बाई dt आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के मुताबिक हमने डेल्टा Q के जगह पर dE प्लस पी डी वी पुट किया है ना। हम दो कंडीशन कंसिडर करेंगे। पहला कंडीशन होगा हमारा जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा, और दूसरा कंडीशन है हमारा प्रेशर कांस्टेंट वाला कंडीशन। यहाँ पर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम जो है dV जो है वो 0 होगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। dE अपॉन dt हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो C जो है उस केस में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ अगर जब प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पर dE अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर बचेगा, प्लस P dV अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर बचेगा। इनको अलग से डिवाइड हम कर सकते हैं dt के साथ कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, और ये जो टर्म है वो इंथैल्पी के बराबर होता है, dH अपॉन dt के बराबर होता है, तो उसको हम लिखेंगे। तो C जब प्रेशर कांस्टेंट होगी तब dH अपॉन dt के बराबर होगी। ना हम बुक में देखते हैं हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। जो हीट कैपेसिटी होता है किसी सिस्टम का, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमें चाहिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस के थ्रू। हमारे पास कोई सिस्टम है, उसको उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमें हीट चाहिए उसी को हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। अगर Q जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो है, और उसके वजह से जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो T1 से T2 तक इंक्रीज हुआ, तो हीट कैपेसिटी उस केस में C जो है वो हमारा बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 के। और T2 माइनस T1 के जगह पर ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल डेल्टा T हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, आप देख सकते हो। तो जो वैल्यू ऑफ C जो है उसको हमें कंसिडर करना होगा नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के रेंज को कम रखना होगा, क्योंकि हमारा जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है।
इफ डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर डेल्टा क्यू जो है वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि सिस्टम अब्जॉर्ब करेगा, विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय स्मॉल अमाउंट dt, और उस हीट के अब्जॉर्ब होने की वजह से सिस्टम का जो हीट है वो इंक्रीज हो जाएगा dt से। पहले टेम्परेचर T था, फिर T प्लस dt हो गया, ठीक है। तो उस केस में जो हीट कैपेसिटी है सिस्टम का वो C हमारा जो है डेल्टा Q अपॉन dt के बराबर होगा। अब हमें पता है कि जो Q है हमारा वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो पाथ पर डिपेंडेंट होता है, तो C भी जो है हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होगा। और C के वैल्यू को जानने के लिए कंडीशंस हमें मानना होगा, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर, ताकि हम जो है बात को डिफाइन कर सके, ठीक है। C के वैल्यू को जानने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर हमें मानना होता है, इन कंडीशंस को कंसिडर करना होता है, और उसी कंडीशंस के बेसिस पर जो हीट कैपेसिटीज है वो दो टाइप के होते हैं। एक है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल्टा क्यू जो है वो DE प्लस PdV के बराबर होगा, और ये हमने जो है पहले किया था। पहले जो टॉपिक था हमारा, टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। यहाँ पर PdV का साइड चेंज करेंगे, तो डेल्टा क्यू जो है वो हमारा DE प्लस PdV के बराबर होगा, उसको हम हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ हम कंसिडर करेंगे कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dV जो है वो 0 होगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 होगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर DE अपॉन dt, और वॉल्यूम हमने कांस्टेंट माना है तो नीचे हम V लिखेंगे। E जो है वो फंक्शन दूसरे टर्म्स का भी होगा, जैसे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ पर dV की जगह पर 0 पुट किया है तो यही आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V हम लिखेंगे, ठीक है। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होता ही नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, तो वॉल्यूम वाला टर्म भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जब वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होगी तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, जब डिपेंडेंट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगी। और जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट ऑलरेडी है, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट किया है, फिर P को यूं ही रखना है क्योंकि कांस्टेंट है, फिर V को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट किया है, अलग अलग डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो Cp हमारा इतना होगा। E जो है वो फंक्शन सिर्फ टेम्परेचर का ही नहीं होगा, प्रेशर का भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रेशर को लिखना होगा कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और हम सिर्फ पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है एज वी नो दैट द हीट कंटेंट और इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, जो सिस्टम का इंथैल्पी है हमने पहले वाले वीडियो में निकाला था, H जो है वो E प्लस PV के बराबर होता है। इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। किया पार्शियली डिफरेंशिएट E को भी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, V का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये जो टर्म है वो डेल H अपॉन डेल T के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं। और आइडियल गैस के लिए जो इंथैल्पी है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, तो प्रेशर हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो भी चलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएट तब करना है जब वो प्रेशर पर डिपेंडेंट होगी टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। तो जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पर, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर है। तो ये हमें मिल गया हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पर, और यही है आज का हमारा टॉपिक, हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर को सिस्टम के 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए, उसी हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और C जो है वो Q अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है, या डेल्टा Q अपॉन dt के बराबर होता है। और डेल्टा Q की जगह पर हम ये वाला वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। और अलग अलग कंडीशंस, दो टाइप्स होते हैं हीट कैपेसिटी के, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट कैपेसिटी और दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर वाला हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो
तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था हीट कैपेसिटी, और उसमें हमने सीवी और सीपी भी निकाला। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।